नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप इस एक्टिविटी को देखिए, एक्टिविटी 11.3 को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे सेकंड वाली सिचुएशन में। सबसे पहले देखते हैं, देखिए कह रहा है थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान है आपका। यहाँ पे 3 या 4 सिचुएशंस आप अपनी एनसीईआरटी बुक से दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एग्जांपल दिए हुए हैं हमने। 3 एग्जांपल्स व्हेन द फोर्स इज बीइंग सप्लाइड, फोर्स तो लग रहा है बॉडी के ऊपर, स्टिल देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नंबर 1, अ मैन पुशिंग अ स्टेशनरी ट्रक। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, कोई ट्रक है, ये इस तरीके से कोई ट्रक है यहाँ पे, और ट्रक तो बहुत भारी होता है, आपको पता है। ठीक, ट्रक का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। ये ट्रक है और एक मैन है, इस ट्रक को पुश कर रहा है। ये ऐसे ट्रक को आप पुश कर रहे हो, ट्रक तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो फोर्स तो लगाया आपने यहाँ पर। ठीक है, यानी कि फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फोर्स तो कुछ ना कुछ है। चलो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फोर्स जीरो नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स है। सपोज आपने इसके ऊपर लगाया 50 न्यूटन मान लो, ठीक, लेकिन यहाँ पर एस, एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर है। ट्रक ने क्या अपनी पोजीशन चेंज करी, नहीं, ट्रक तो हिलता भी नहीं है। यानी कि बच्चों वर्क डन यहाँ पर कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो F इंटू एस, एफ कितना है यहाँ पे 50 और S कितना है 0, 50 इंटू 0, 0 जूल्स। तो कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं होगा, मैन ने ट्रक के ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया। देयर इज नो वर्क डन बाय द मैन ऑन द ट्रक। ओके, क्योंकि ये अभी आगे चल के हमसे यही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखो आप, आपसे लास्ट में यही क्वेश्चन पूछेगा, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर द वर्क इज डन इन दीज सिचुएशंस और नॉट। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन कितना है, नो वर्क डन, 0 हो गया। ठीक, फिर सेकंड एग्जांपल है, अ मैन पुशिंग अ रिजिड वॉल। ठीक, सामने एक दीवार है, आपके घर में भी दीवार है, दीवार पे खूब देर तक आप उसको पुश करते रहो, आप चाहे जितना फोर्स लगा लो, दीवार अपनी जगह से हिलती नहीं है ना। यानी कि आप फोर्स तो लगा रहे हो, एफ की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, एफ तो 0 नहीं है, एफ ना कुछ लगा रहे हो, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो लगातार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी, क्या वॉल खिसक के पीछे चली आती है, बताइए, दीवार क्या पीछे चली आती है, नहीं। यानी कि फिर से एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेम सिचुएशन होगी, वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ओके, तो वर्क डन हो गया यहाँ पे फिर से 0 जूल्स, 0 है, बट आप वर्क की यूनिट जरूर लिखा करिए, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स। ओके, नेक्स्ट है, अ बॉय कैरिंग अ बास्केट ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग स्टिल। ओके, तो एक लड़का है, उसने बास्केट इस तरीके से लेके रखी है और अपने सर पे इस तरीके से रखी हुई है। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बास्केट। यस, ये देखिए, ये सर पे इसने ऐसे बास्केट रखी हुई है, तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लग रहा है। ठीक, तो फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये देखिए बच्चों, ये लड़का इस तरीके से खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ये ऐसे, ठीक, और ये इसके सर पे एक बास्केट रखी हुई है, ये इसके सर पे एक बास्केट रखी हुई है। ठीक, सपोज बच्चों बास्केट का मास कितना है, m है, बास्केट का मास कितना है, m है, m बास्केट का मास है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, बॉडी के वेट के इक्वल। तो बॉडी का वेट हम कैसे निकालते हैं, क्या आप लोग को पता है, बॉडी का वेट हम कैसे निकालते हैं, तो जवाब है मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिनको नहीं पता है सुन ले, m इंटू जी, ये बॉडी का वेट है, आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक, बॉडी का वेट भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स, यानी कि फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर। फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगेन फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फोर्स कुछ ना कुछ हो रहा होगा जो भी बॉडी का वेट है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर से कितनी है, 0 है, क्योंकि ये लड़का इस तरीके से खड़ा हुआ है, एस की वैल्यू 0, ना तो इधर लेके जा रहा है ना तो उधर लेके जा रहा है। ठीक, ना ये बास्केट ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। ठीक, इसलिए फिर से वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, 0। ओके, तो ये सारे बच्चों वो एग्जाम्पल थे जहां पर आपका फोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क को होने के लिए 2 कंडीशंस का होना जरूरी है, दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वर्क को होने के लिए। नंबर 1 फोर्स का होना जरूरी होता है, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल में आपका फोर्स तो लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, इसलिए वर्क कितना है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जाके आप एनसीईआरटी जहां से हमने स्टार्ट किया प्लेलिस्ट में, वहां से देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, सेकंड वाला, ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये भाई बड़ा मजेदार चीज है, एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स नहीं है, इस बार फोर्स की वैल्यू 0 है। अब जब इन्होंने बोला है कि एब्सेंस ऑफ फोर्स, तो बच्चों नेट फोर्स की बात कर रहे हैं लोग, याद रखिएगा, ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है यहां पर। चलो छोड़ो, अभी इसको आप छोड़ो, कोई भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये कौन सी सिचुएशन है, अब देखिए ये बड़ा मजेदार है, यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि इन्होंने हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज डन इन दीज सिचुएशंस और नॉट। तो जो सेकंड वाला है, यहां पे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल में मैं आपको वर्क डन निकाल के दिखाऊंगा। देखिएगा ये बड़ा मजेदार है, ठीक। सो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जिससे मैं इसको रब कर दूंगा अभी यहाँ पर। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे देखिए बच्चों, थिंक द सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, बट इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मीन्स फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। ऐसा कब होता है? सुनिए बच्चों, ऐसा तब होगा जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट moving with any object moving with कांस्टेंट स्पीड। ओके बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई अगर किसी कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, या स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए। तो मान लो हम स्पेस में चले गए, स्पेस में ये एक बॉडी रखी थी, इसमें टक से हल्का सामने फोर्स लगाया, इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन में उस कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। हमने हल्का सा इसको एक बार बस फोर्स दिया, ठीक। अब इसके पास एक वेलोसिटी आ गई या स्पीड आ गई, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की, तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से, ठीक। यहाँ पे देखिए पोजीशन ए, जब ये पॉइंट ए पर है तो इसकी स्पीड कितनी, स्पीड को मैं वी से दिखा रहा हूँ, ठीक। इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे आपने चेक किया, अभी भी इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। थोड़ा सा आगे गया, अभी भी इसकी स्पीड कितनी है, मान लो ये वी इनिशियल है और ये वी फाइनल है, ठीक। फिर से यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मान लो v1 है। तो हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है, सेम है। अगर ये सेम स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ऐसी कोई भी बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी, वहां पर बच्चों फोर्स आपको जीरो देखने को मिलेगा। यस सर, कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, लेट अस से m मास है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। क्यों? क्योंकि स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू बाई टी। टी क्या होता था, टाइम, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। आप कहीं से भी कहीं चेक कर लो, मान लो a से लेके ये वाला पॉइंट b है, a से b और ये b से c, ठीक। a से b के बीच में आपने चेक किया, ओके। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, a से b के बीच में यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस u की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, मान लो t सेकंड, 5 माइनस 5 0, 0 बाई टी कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहाँ पे रख दोगे 0 तो m इंटू 0 हो जाएगा 0। ये लीजिए, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। देखा आपने, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है a से b, ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, फिर वो b से c जाएगी, लेकिन फोर्स है ही नहीं है, ठीक। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, फोर्स नहीं है यानी कि फोर्स जीरो है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लो कि ये a से b तक का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, ठीक। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि a से b जाने में s की वैल्यू तो है कितनी, 5 मीटर, लेकिन फोर्स ही नहीं है। फोर्स क्यों नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना है, जीरो है, ठीक। अच्छा, अब इस सिचुएशन में व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, क्या वर्क डन होगा, तो जवाब है नहीं, वर्क डन नहीं होगा, ठीक। वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको बोला है कि अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार फोर्स एफ की वैल्यू जीरो हो गई और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, 0 इंटू 5 हो गया 0 जूल्स, ठीक। तो इस तरीके से बॉडी चलती जा रही है, लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा है फिजिक्स में, क्योंकि वर्क तभी होता है जब फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। इस बार डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन कोई भी नेट फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं। तो एक तो ये कंडीशन सिचुएशन हो गई, एक ये एग्जाम्पल हो गया। अभी एक बड़ा मज़ेदार आपको एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आपका दिमाग खुल जाएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, जहां पर फिर से एब्सेंस ऑफ फोर्स होगा। एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि मैं एक बॉडी लूंगा और उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स में आपको जीरो दिखाऊंगा। यस, नेट फोर्स उस पर जीरो होगा, उस पर फोर्सेस तो लग रहे होंगे लेकिन नेट फोर्स उस पर जीरो होगा और वो डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी। आइए दिखाता हूं बच्चों, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास। ये रेन ड्रॉप का मास दिया हुआ है,
रेन ड्रॉप का जो मास है वो कितना है 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब इतना ये सब नंबर देख के घबराओ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। रेन ड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझो पहले। बच्चों जब पानी बरसता है, कोई एक रेन ड्रॉप हमने लिया, हम सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, ठीक। तो ये कोई एक रेन ड्रॉप है, ऊपर से गिर रही है पानी की बूंद। अब आप सोचो जब ये ऊपर से गिरती इस तरीके से, ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ अपना वेट होता होगा। ये देखिए m/g, ठीक। इसका वेट लग रहा है कहाँ, नीचे की डायरेक्शन में, W चलो मैं लिख देता हूँ। इसका वेट कहाँ लग रहा है, क्या है, m/g, क्योंकि इस ड्रॉप का मास कितना है, ये m इतना दिया हुआ है, तो इसका वेट कितना होगा भाई, मास पता है तो g से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा। और वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, यस सर। तो इसका वेट कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरे शब्दों में बोले तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कुछ भी बोल दो भाई, ये जो वेट है यही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो वेट है यही क्या है आपका, ग्रेविटेशनल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। अब सुनो, जब पानी की बूंद ऐसे गिर रही है, गिर रही गिर रही, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आती तो बहुत ऊपर से, वो थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगती है। यस सर, ये क्या बात हो गई। देखो कांस्टेंट स्पीड से क्यों चलने लगती है, जब आसमान से पानी की बूंद गिरती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी कि अपने वेट की वजह से वो नीचे आती है। वेट क्या होता है, वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक। तो m/g वेट से या m/g ग्रेविटेशनल फोर्स से इस पानी की बूंद को अर्थ की तरफ खींचा गया। अब ये नीचे आ रही, लेकिन भैया रास्ते में एयर के मॉलिक्यूल्स भी तो हैं, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहां रास्ते में ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इससे पानी की बूंद रगड़ खाती है ये इस तरीके से, ठीक। एयर के मॉलिक्यूल्स आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, लगातार पानी की बूंद के मोशन को अपोज करते रहते हैं। पानी की बूंद ऐसे नीचे जाना चाहती है और एयर रेजिस्टेंस ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में लगता है। यानी कि एक और फोर्स है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, बट आपको सोचना पड़ेगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, देखिए वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आप 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको 9th क्लास में बता रहा हूँ, ठीक। बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ध्यान दें बच्चे, ये जो ऊपर की डायरेक्शंस में जो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई पानी की बूंद इतनी छोटी सी होती है, तो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी देर में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि वेट नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर की डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस जो लग रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जिस टाइम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। खुद सोचो ना, पानी की बूंद ऐसे जा रही है, और एयर रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों फोर्स एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इक्वल हो जाते हैं, ठीक। आफ्टर सम टाइम एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अभी ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है किसके इक्वल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के या ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाता है, ठीक। ओके दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब आगे मैं एक माइनस का साइन लगा रहा हूं। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि दोनों फोर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, एयर रेजिस्टेंस ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है भैया, दोनों क्या है, एक तरीके के फोर्स हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, यदि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस के साइन के साथ दिखाया जाता है। यानी कि एक वेक्टर को अगर पॉजिटिव से तो दूसरे को माइनस से दिखाओगे, ठीक। इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। अगर आपको नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन आपको यहाँ अगर हम फिजिक्स में ठीक से देखें तो यहाँ में माइनस लगाना चाहिए, ठीक। सो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक। तो अगर हम पूछें इस पानी की बूंद के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स को मैं एफ से दिखा रहा हूं। सो नेट फोर्स एफ कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं पानी की बूंद के ऊपर, नेट फोर्स 0 हो गया। यदि नेट फोर्स 0 हो गया तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ से आपने बच्चों पढ़ा हुआ है क्या, कि फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन नेट फोर्स तो कितना आ गया, 0 आ गया। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे,
नेट फोर्स मास इंटू एक्सलेशन, नेट फोर्स कितना होता है 0 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे, मास तो 0 हो नहीं सकता है तो a को 0 होना, भाई मास को इसके नीचे भेज दो ना, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 अपॉन m 0, यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो मास और एक्सक्लेशन का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा जब एक्सक्लेशन कितना हो जाएगा 0। अब अगर एक्सक्लेशन 0 हो गया, एक्सक्लेशन 0 कब आता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, इतना तो पता होगा, स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो एक्सक्लेशन कितना हो जाता है 0। ठीक, तो अब पानी की बूंद की स्पीड क्या हो जाएगी कांस्टेंट, यानी कि अब ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही होगी। अब ये पानी की बूंद ये देखिए नीचे कांस्टेंट स्पीड से आ रही होगी, अब ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही होगी, और यही बात तो मैंने आपको भी पढ़ाई थी पीछे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, ठीक है, तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो उस पर नेट फोर्स तो 0 है ये। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आप देख रहे हो कि नेट फोर्स तो यहाँ पे 0 है, ठीक है बच्चों, नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 है। फोर्स तो कहने के लिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की डायरेक्शन में एक नीचे, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया उसके ऊपर 0। तो फिर से यहाँ पे नेट फोर्स 0 लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अभी पानी की बूंद यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद यहाँ हो जाएगी। ठीक ठीक, तो ये वो आपकी फिर से दूसरा एग्जांपल है फॉल ऑफ रेन ड्रॉप, अ रेन ड्रॉप, फॉल ऑफ अ रेन ड्रॉप, ये आप एग्जांपल एग्जाम में बता सकते हो कि भैया यहाँ पे नेट फोर्स 0 लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब सुनो, अभी इंपॉर्टेंट है इसमें बचा हुआ है। अब ये हम एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं यहाँ पे, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये भी तो बोला था ना एक्टिविटी में, अपने दोस्त के साथ ये डिस्कस करो क्या कोई वर्क डन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो सुनो ध्यान से, यहां पर नेट फोर्स की वजह से वर्क डन 0 है, लेकिन क्या और भी वर्क डन यहां पर पॉसिबल है? हाँ, सुन लो ध्यान से बच्चों, यहां पर 3 तरीके के फोर्स हैं, ये जो आपकी रेन ड्रॉप वाला एग्जांपल है 3 तरीके के फोर्स हैं यहां पे। नंबर 1 देख लीजिए, कॉपी में नोट करिए, नंबर 1 तो है क्या, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। दूसरा है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा है आपका नेट फोर्स। ठीक, तो कितने तरीके के वर्क डन निकलेंगे, जवाब है 3 तरीके के वर्क डन निकलेंगे। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, दूसरा आपका आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा आएगा आपका वर्क डन बाय नेट फोर्स। तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं, बस यही मैं आपको बताना चाहता था, अपने फ्रेंड से ये तीनों सिचुएशन डिस्कस करोगे। ठीक, चलो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर हम निकालते हैं वर्क डन बाय नेट फोर्स, या एक काम करो वर्क डन बाय नेट फोर्स मत निकालो, पहले आप निकाल लो बच्चों यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला निकाल लो पहले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ओके, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से चेक करो, ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो कहां लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे, तो वर्क कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। फिर से सुन लो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये रही, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, लेकिन अगर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। क्यों सर, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है सर, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगता है तो वर्क कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस अभी नेगेटिव आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, आइए, तो बच्चों यहां से ध्यान से चेक करो फोर्स, अब फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के, वेट का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी, यानी कि एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, एम इंटू जी, तो यहां पर हम एफ की जगह क्या रखेंगे, एम, अरे भाई एफ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल होता है, तो एफ की जगह एम इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि अ रेन ड्रॉप ऑफ मास दिस kilogram falls vertically at a constant speed under the influence of gravity and air resistance, model drop as a particle, model the drop as a particle।
ठीक है, इसको एक पार्टिकल मान के आपको चलना है इस ड्रॉप को, इट फॉल्स 100 मीटर, तो ये 100 मीटर फॉल करती है। वैसे तो ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है, केवल यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर के लिए देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितने कर रही है, 100 मीटर। ओके, सो एस की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ कितनी, 100 मीटर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, एस की जगह हमने क्या रखा, 100 मीटर, तो आंसर आपका जूल्स में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो बच्चों मास कितना दिया हुआ है, मास दिया है 3.35 इंटू 10⁻⁵, और जी की वैल्यू आप रख दो, मैं आपको बोल देना जी की वैल्यू आप 10 रख लो। ठीक है, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान लो, चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो जी की वैल्यू आप 10 रखोगे यहाँ पर, और इंटू में 100। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं ये इसको, 3.35 इंटू में 10⁻⁵, ठीक, और 10 इंटू 100, 1000 को भाई 10 इंटू 100, 1000 को 10⁻³ लिखेंगे, जिसको नहीं पता है सुन लो, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है। ठीक, अब सुनो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3.35 इंटू 10⁻, अब ये -5 और +3 -2 जूल्स, इतना वर्क हो गया, कैसा, पॉजिटिव में, यहाँ प्लस में आ रहा है आगे। ठीक, 3.35 के आगे प्लस में लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तो पता है ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। क्यों सर, एक बात बताऊं सर, सुनो, फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक, बस इसके आगे माइनस लग जाएगा, और एफ की वैल्यू कितनी होगी, कितना एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स कितना है, तो मैंने आपको बताया ना कि फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, एफ था, तो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, -f, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लगा देंगे, यानी कि वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बस, यानी कि आएगा इतना ही, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होगे भाई, एयर रेजिस्टेंस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 100, तो एस तो फिक्स हो गया, और एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है ना, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। ठीक, इसलिए वर्क डन इस बार कितना आएगा, -3.35 इंटू 10⁻⁻² जूल्स, ये आ गया। ठीक, अब एक बात बताऊं, सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नेट फोर्स कितना है, तो जवाब है नेट फोर्स तो 0 है। कैसे, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, ठीक, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम नंबर है, कट जाएगा। ठीक भाई, नेट वर्क अगर आप निकालोगे, वर्क डन, नेट वर्क डन, तो क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तो कितना होगा, एक वैल्यू पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, अरे दोनों सेम है ना भैया, जो ये है वही तो ये है, ऐड करो कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, मैंने आपको बताया था, आप वर्क डन बाय द नेट फोर्स निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, F इंटू एस, और F नेट फोर्स, F की जगह नेट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 100। अब एक बात बताओ, अभी भी तो पढ़ाया था, नेट फोर्स कितना था भाई, 0 था, नेट फोर्स कितना था, 0 था, कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो 0 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 जूल्स। देखा आपने, जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो तीनों सिचुएशन उसको बताओगे कि जब रेन ड्रॉप फॉल कर रही है तो नेट फोर्स 0 है पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर आपका दोस्त पूछेगा अच्छा ये बताओ क्या वर्क हो रहा है यहाँ पे, तो आप बताना हाँ वर्क हो रहा है, फिर पूछेगा अच्छा कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको 3 बार वर्क निकाल के दिखाओगे, आप उसको बोलोगे वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, सबसे पहले ये वाला निकालोगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, फिर वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, जितना वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा होगा उसी का नेगेटिव वैल्यू होगा वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, और जब नेट फोर्स के द्वारा निकाला गया वर्क निकालोगे तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0, और इसी को आप उसको डायरेक्टली भी निकाल के दिखा सकते हो, नेट वर्क डन मीन्स वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट वर्क डन मीन्स वर्क डन बाय द नेट फोर्स, कौन सा फोर्स रखेंगे, नेट फोर्स, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 100, अब नेट फोर्स तो है ही नहीं तो आंसर कितना जाएगा 0। 3 तरीके के वर्क हैं, ये रहा एयर रेजिस्टेंस वाला, ये रहा ग्रेविटेशनल वाला, और नेट वाला वर्क डन तो 0 आ ही गया है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था इस एक्टिविटी में या इस क्वेश्चन में, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका सेकंड पेज है, और ये रहा आपका फर्स्ट पेज। वीडियो को एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए, एनसीईआरटी वाला प्लेलिस्ट। ओके।